हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। आदाब, नमस्कार नाजरीन, हिंद पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। इस्तेकबाल है। मशरिक़ वस्ता के ताजा तरीन हालात पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और मशरिक़ वस्ता पर बड़ी गहरी और अमीक नजर रखने वाले मोहम्मद अहमद काज़मी साहब। आइए हम उनसे इस वक्त वहां के ताजा तरीन हालात जानने की कोशिश करते हैं। काज़मी साहब, इस वक्त वहां के ताजा तरीन हालात हैं? हम हमारे नाज़रीन के लिए हम चाहते हैं कि आप वहां के जो इस वक्त के वहां के हालात हैं उस पर हमसे जो है वो शेयर करें। जी, आपके दर्शकों नाजरीन को मेरा सलाम अर्ज है। और मैं चूंकि पहली बार आपके चैनल पर आया हूं तो मैं एक मीडिया स्टार वर्ल्ड के नाम से यूट्यूब चैनल चलाता हूं, शायद आप लोगों ने कहीं मुझे देखा हो। इस वक्त के वेस्ट एशिया के जो हालात हैं वो बहुत ही कई पहलू हैं उसको समझने के लिए। एक तो यह कि तकरीबन 15 महीने से जंग जारी है जो हमास के हमले से शुरू हुई 7 अक्टूबर 2023 को, और अब जो सबसे आखिरी बड़ा वाकया इस जंग के असरात के सिलसिले में वो है सीरिया में बशार अल असद की हुकूमत गिरना और कुछ दहशतगर्द ग्रुपों का एक कोalition है जो हयात तहरीर अल शाम और अलकायदा, जुबहत अल नुसरा, वो अलग अलग आइडेंटिटीज से गुजरता हुआ जिन्होंने बाकायदा अब जिस किस्म की वीडियो आ रही है, एक शख्स से अचानक पूछते हैं कुछ बंदूक बरदार, तुम सुन्नी हो या अलवी हो, उसने अगर अलवी कह दिया तो उसको फौरन गोलियों से भून दिया गया। तो वो उस किस्म के लोग हुकूमत में वहां आए हैं। हुकूमत में इसलिए कह रहा हूं कि कई अरब मुल्कों ने, यूरोप ने, अमेरिका ने बाकायदा वहां जाकर के मुलाकातें करनी शुरू कर दी है या उनके फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को इनवाइट करना शुरू कर दिया है, जिसमें आज की जो कड़ी है वो ये कि वहां के इस नए सिस्टम के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, खुफिया महकमे के सरबरा वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दौरे पर हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वो है जिसने 2020 में इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए हैं। तो ये एक सिलसिला उन्हें रिकॉग्निशन का एक तरह से दिया जा रहा है। लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जो सीरिया के अपने आप को हाकिम हुक्मरान होने का दावा कर रहे हैं वो सीरिया की जो सॉवरेनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, जो जिसे कहते हैं मुल्क की सालमियत, उसको रोजाना धचके लग रहे हैं। और अमेरिका और इजराइल कब्जा किए बैठे हैं, तुर्की कब्जा किए बैठा है, काबिजों के खिलाफ कोई एक लफ्ज वो लोग नहीं निकाल रहे। यानी वो किस तरह से वहां के लोगों के नुमाइंदा हो सकते हैं कि वो अपने मुल्क को बचाने के लिए भी कोई बात नहीं कर रहे। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि काबिजों के साथ तालमेल के साथ वहां पर आए हैं और पूरी पहले ही 2 दिन के अंदर इजराइल ने वहां की फौजी सलाहियत को खत्म कर दिया। उसके बाद भी जहां भी जरूरत होती है वहां बॉम्बिंग होती है। अमेरिका भी इसी दौरान ये कहते हुए कि हमारे फौजियों को खतरा है इसलिए हम हमले कर रहे हैं। तो ऐसी हालत है कि मुल्क तकरीबन यानी प्रैक्टिकली 4 हिस्सों में बंट चुका है। नॉर्थ ईस्ट अमेरिका के हाथ में, जहां तेल और अनाज मौजूद है सबसे ज्यादा, उस पर अमेरिका का कब्जा। नॉर्थ में एक 30 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी, सैकड़ों किलोमीटर वो तुर्की के हाथ में है। और गोलान हाइट्स से लगा हुआ इलाका, नया इलाका जो पहले तो गोलान हाइट्स सीरिया के उसने कब्जा किया हुआ था ही 1957 वाली जंग के बाद, अब तकरीबन 400 किलोमीटर और उसने कब्जा कर लिया है। तो इस तरह से मुल्क पर अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग मुल्क कब्जा कर रहे हैं और जो हुक्मरान हैं वो दमिश्क में बैठ करके मुलाकातें कर रहे हैं और कोई एक बात भी इजराइल के खिलाफ बयान की हद तक भी नहीं दे रहे हैं। तो ये
ये कैसे वहां के नुमाइंदे हो सकते हैं या वहां की हुकूमत हो सकती है, ये खुद अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके पीछे जो कुछ है वो इजराइल की ख्वाहिश ग्रेटर इजराइल बनाने की, एक पिछले 14 महीनों में जो कुछ उसने नुकसान उठाया है, खुद जो 7 अक्टूबर 2023 से पहले का इजराइल था उसमें से तकरीबन 30 से 40% जगह उसे खाली करनी पड़ी है, और वो उनके लोग जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे वहां पर, वो उनके मुताबिक बेघर हुए हैं। तो वो उसको कंपेंसेट करने की कोशिश है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको लीड करता है ईरान और आयतुल्लाह खामेनेई, वो काफी पुरुम्मीद है कि सीरिया में मुकामी नौजवान उठेंगे, गयूर गैरतमंद नौजवान उठेंगे और इन गैर मुल्की ताकतों को बाहर फेंकेंगे। और हमास जिस तरह से इजराइल के खिलाफ बाकायदा हमले कर रहा है, रॉकेट हमले आज भी हुए हैं। उसके अलावा वेस्ट बैंक के अंदर जो बहुत अरसे से कब्जे में है इजराइल के, या इजराइल के पिट्ठू महमूद अब्बास जैसे लोगों के, वहां भी हमले हो रहे हैं इजराइलियों के खिलाफ। और हूथी अंसारुल्लाह जो यमन के हैं, वो रोजाना तकरीबन आधी रात को हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करते हैं, और हर दिन तकरीबन ऐसा लगता है कि यमन में बैठे हुए लोगों ने तय कर लिया है कि इजराइलियों को रात में सोने नहीं देना। वो रात में सायरन बजता है और शेल्टरों में अपने आप को पहुंचाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। आगे जैसे जैसे आप सवाल करेंगे आगे हम बात करते हैं। अहमद साज़मी जी, अगर ये कहा जाए कि जिस तरह से इजराइल लगातार अभी भी हालिया में ही अभी जो उसने हमले किए हैं फिलिस्तीन पर, जिसमें कई मासूम फिलिस्तीनी आवाम की जो है वो मौत हो गई, और जिस तरह से यमन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, और आज अभी ताजा हमले में 3 इजराइलियों को जो है वो इजरायली फौज के लोगों को वो है मारा गया है। लेकिन अगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो आंकड़े भी निकल कर आए हैं कि जिस तरह से इजराइल ने पिछले सन 2024 में, पिछले साल का अगर हम आंकड़ा निकालें तो कुल 11 सहाफी जो है वो शिकार हुए हैं इस इजरायली हमले में। तो इसका कहीं कोई जिक्र नहीं करता, इस पर कोई बात नहीं करता, इजराइल की जारियत पर कोई सवाल नहीं उठाता, और वहीं जो है वो फिलिस्तीन की आवाम जो है वो मुसलसल जो है वो हमलों का शिकार हो रही है। वहीं पर देखा जाए तो उसने यमन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, बिलाशुबा वो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन उसके पीछे जो उसके इत्तेहादी वो किस तरह से उसको जो है वो हर महाज पे जो है वो एक्टिव किए हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो ये कि वो 11 सहाफियों का जो आपने जिक्र किया, क्या जंग से शुरू होने से अब तक, वो तो तकरीबन 200 के आसपास की तादाद है जो फिलिस्तीनी 2024 का आंकड़ा बताया है, 2024 की। लेकिन इजराइल ने ये आंकड़ा सही नहीं बताया है। जो फिलिस्तीन से आंकड़े आ रहे हैं वो 190 से ज्यादा जो है वो उनके लोग मारे गए। एक ही घर से एक ही जर्नलिस्ट के कई लोग मारे गए। तो अभी पिछले दिनों यानी वो तादाद तकरीबन 200 के आसपास है जंग से शुरू होने से अब तक। दूसरी बात यह कि इजराइल की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो अमेरिका के सहारे सारे ये जुर्म करता है। और जो बाइडन ने बदतरीन मिसाल पेश की है कि कत्लेआम होता रहा और कत्लेआम कराया जाता रहा, इस उम्मीद में कि ये किसी तरह से सारे फिलिस्तीनी यहां से या तो मर जाएं या ये अपने आप छोड़ करके फरार हो जाएं, इस कोशिश में कि इस पूरे इलाके को फिलिस्तीनियों से पाक कर लिया जाए, इस कोशिश में बराबर का हिस्सेदार है अमेरिका। तो इस तरह की लगातार मदद दिए जाते रहना, अमेरिका की तरफ से हथियार दिए जाते रहना और अमन की बात भी करना, ये बिल्कुल दोहरा क्या न मालूम कितने चेहरे हैं इन लोगों के, शैतानी चेहरे हैं जो इंसानियत
को बिल्कुल दुनिया से खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस जंग ने अमेरिका, वेस्टर्न मुल्कों को, अरब मुल्कों को और बहुत से फिलिस्तीनी भी जो महमूद अब्बास जैसे लोग हैं, इन सबके चेहरों से पर्दा उठ गया है और ये पूरी तरह से ज़ायनिस्ट्स के लिए काम करते हैं। और ये अब वो जो डिवाइडिंग लाइन है, जो डिमार्केशन लाइन है, वो ज्यादा क्लियर हो गई है कि जालिम के साथ कौन है और मजलूम के साथ कौन है। बेशक जनाब, अगर ये कहा जाए कि क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं इस वक्त, जो अगर हम सोचना चाहें तो इस वक्त क्या आपको जो है वो वहां पर हालात नजर आ रहे हैं और आगे क्या मतलब डेवलपमेंट होगा? क्योंकि ईरान का जो रोल है, एक्चुअल जो हदफ है वो इसका यही है कि आपकी आवाज बंद हो गई, आपकी आवाज बंद हो गई, आपकी आवाज बंद हो गई। हेलो हेलो, हाँ, आपकी आवाज बंद हो गई। हेलो, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। मैं जवाब देना शुरू करूं क्या? हाँ, एक्चुअली मैं ये सवाल, प्लीज प्लीज। देखिए, असल जंग शुरू हुई थी गाजा से। गाजा में तमाम तबाही के बावजूद इजराइल अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। ना तो वो हमास को तबाह कर सका, ना ही वो अपने कैदियों को छुड़ा सका। हाँ, तबाही बहुत हुई है। ये जो 40-45 हजार का आंकड़ा है, ये सही नहीं है। 2 लाख से कहीं ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं या जख्मी हो चुके हैं। और एक लांसेट मैगजीन है यूरोप की, उसने तो कम से कम 4 महीने पहले कहा था कि 1,86,000 लोग मारे जा चुके हैं। तो बर्बादी बहुत हुई है, तबाही बहुत हुई है, बहुत बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। लेकिन ये हकीकत है कि आज भी इजराइल हमास के साथ जंगबंदी के लिए बातचीत करने पर मजबूर है और नेतन्याहू के खिलाफ वहां के लोग, इजरायली लोग सड़कों पर हैं और दबाव डाल रहे हैं कि वो हमास के साथ जंगबंदी करें। दूसरी तरफ वो बढ़े हिजबुल्लाह की तरफ, साउथ लेबनान की तरफ, वहां भी तकरीबन 2 महीने जंग लड़ी गई और एक भी गांव पर कब्जा नहीं कर सका इजराइल। और आखिरकार वहां भी उन्हें जंगबंदी ही करनी पड़ी और जंगबंदी मजबूरी में की जाती है। अगर कोई जीत जाए तो वो एकतरफा जंगबंदी करता है, ये कहते हुए कि अब कोई मेरा हदफ ही नहीं रहा, सारे हदफ मिल चुके। ऐसा तो हुआ नहीं कि जो मकासद उन्होंने तय किए थे वो उन्हें मिल गए हों। और हिजबुल्लाह के सिलसिले में भी एक मकसद का ऐलान किया गया था नेतन्याहू के जरिए कि जब तक हमारे शहरी नॉर्थ इजराइल में पुरअमन तरीके से वापस जाकर के नहीं बस जाएंगे, तब तक हम हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ। अब भी एक बड़ा बजट है जिसका ऐलान किया गया इजराइल की तरफ से कि वहां लोगों को ला करके बसाया जाएगा। हालांकि इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से हमले नहीं हो रहे, लेकिन 2 महीने जंगबंदी खत्म होने के बाद क्या सूरत हाल होगी, अभी तक भी खुद इजरायलियों को यकीन नहीं है और वो अपने घरों में वापस नहीं आ रहे। तो गाजा में भी और हिजबुल्लाह के वाले मामले में भी इजराइल हारा है, जीता नहीं है। अब तीसरे तरीके से हमारे ही यानी मुसलमानों के दरमियान से ही एक बड़ा मुनाफिक रजब तैयब एर्दोगान, उसने उनकी मदद की और इतनी बेहतरीन टाइमिंग ली कि जैसे ही जंगबंदी खत्म हुई कुछ ही घंटों के अंदर इदलिब में मौजूद दहशतगर्दों को एक्टिव कर दिया गया और उन्हें बाकायदा बेहतरीन हथियार, नई गाड़ियां, तमाम फैसिलिटीज दी गई। तो अभी तक जिसे अगर स्पोर्ट्स में जैसे हार और जीत के नंबर्स गिने जाते हैं, अगर उस तरह से देखा जाए तो वो सीरिया में कामयाब हुए हैं। हालांकि वो ये खुद दावा नहीं कर रहे कि हमने ये सरकार गिराई है, लेकिन बजाहिर साफ साफ है कि अमेरिका, इजराइल, तुर्की और कुछ अरब मुल्क, जहां जहां उनका फॉरेन मिनिस्टर अब जा रहा है या जहां जहां से लोग आ रहे हैं मिलने के लिए दमिश्क में, ये सारे इस गुनाह में शामिल है।
और गुनाह में इसलिए कह रहा हूं कि कोई एक शख्स बशार अल असद वो डिक्टेटर हो सकता है, ठीक है, जालिम हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये इल्जाम ठीक हो, लेकिन जो मुल्क की प्रॉपर्टीज थी, जो फौज थी, जो फौजी इंस्टॉलेशंस थे, जो हवाई जहाज थे, वो बशार अल असद के जाती मिल्कियत नहीं थे, वो मुल्क की मिल्कियत थी, उसको तबाह किया गया। तो ये उसको तबाह करके और ऐसे लोगों को दमिश्क के पैलेस में बिठा दिया गया कि जिन्हें कोई ऐतराज ना हो इजराइल के किसी भी हमले पर, तो ये उनके लिए एक तरह से वो उसे कामयाबी गिनवा सकते हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो बहुत ही मजबूती से, जिसकी मिसाल, बड़ी मिसाल जो है वो हूथी अंसारुल्लाह की है, जो इजराइल के खिलाफ रेगुलर हमले कर रहे हैं और वो बार बार ऐलान कर रहे हैं कि हम हमले नहीं रोकेंगे जब तक गाजा पर हमले नहीं रुक जाते और गाजा की घेराबंदी खत्म नहीं हो जाती। तो मुझे उम्मीद है, वक्त लग सकता है, इस किस्म की जद्दोजहद में टाइम लगता है, और जबकि दुश्मन जो सामने नजर आ रहा है सिर्फ वो ना हो, उसके पीछे और बहुत से मुल्क हों हर वक्त हर तरह की मदद देने के लिए, उसमें ये कैलकुलेशन लगाना मुश्किल है। अगर वाकई तन्हा इजराइल होता तो ये 2 हफ्ते के लिए भी 2 हफ्ते भी ना चल पाता, जो ये तकरीबन 15 महीने से जो ये जंग हो रही है। काज़मी साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि इन सारे हालात को अगर बगौर देखा जाए तो क्या ये कहा जा सकता है कि आखिरी अहदाफ जो है वो इजराइल और उसके इत्तेहादियों का वो ईरान है? यकीनी तौर पर ये हदफ तो उनका बहुत पुराना है। देखिए, तकरीबन जब से इस्लामी इनकलाब 1979 में बर्पा हुआ, कामयाब हुआ, उसके बाद सबसे पहले तो सद्दाम हुसैन के जरिए जो जंग शुरू कराई गई थी 1980 में, वो खुद इन्हीं ताकतों के जरिए उकसा करके करवाई गई थी, और उसके बाद भी ईरान को कमजोर करने के लिए पाबंदियां और तमाम मुश्किलात खड़ी करना, उसके बावजूद उसने अपने आप को इतना मजबूत किया कि न सिर्फ वो अपनी हिफाजत कर सकता है बल्कि इतना मजबूत एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हाइपरसोनिक मिसाइलें कोई सोच भी नहीं सकता था कि हूथी अंसारुल्लाह, जिन्हें आज भी वेस्टर्न मीडिया बागी कह करके पुकारता है, आज भी उन्हें हुकूमत नहीं मानते वो, हालांकि पूरे मुल्क पर तकरीबन उनका कब्जा भी है, उनकी हुकूमत भी है, लेकिन इस हद तक तरक्की करना, इस हद तक अपने हम ख्याल लोगों को मजबूत करना कि वो इजराइल को जिसे कहते हैं कि बहुत मुश्किल दौर से गुजारने के लिए की हालत में पहुंच गए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जहां तक ये बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि सब अमेरिका के बहुत से फौजी बेड़े, फौजी अड्डे इस पूरे इलाके में हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि ये एक नजरिया यह हो सकता है कि अमेरिका समझे कि मैं बहुत मजबूत हूं, वहां मेरी फौज है मुख्तलिफ मुल्कों में, पड़ोस में, लेकिन एक दूसरा नजरिया यह है कि यह अमेरिका की कमजोरी भी है। कमजोरी इसलिए कि ईरान अगर जवाबी हमले शुरू करे इन सारे बेसिस पर, जैसे उसने इराक में जनवरी 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी के शहादत के बाद किया था, अगर ऐसे हमले इस पूरे इलाके के मुल्कों में जहां जहां इजरायली माफ कीजिएगा इजरायली अमरीकी खास तौर पे जो फौजी अड्डे हैं, अगर उन पर वो निशाना लगाए तो अमेरिका कहां भाग करके जाएगा, क्या कर सकेगा, वो उसकी कमजोरी भी है, वो सिर्फ मजबूती ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के खिलाफ हमला करने की हालत में ये नहीं है, ना अमेरिका ना इजराइल। लेकिन अगर पागलों का झुंड कहीं इकट्ठा हो, जैसे नेतन्याहू ने अपने ही मुल्क के लोगों की बात ना सुनकर के जंग को जारी रखा है, ट्रंप भी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, कब वो क्या कह देगा कुछ पता नहीं है, वो कब क्या हुक्म दे दे। लेकिन जो अभी तक ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि वो जंगें खत्म कराना चाहते हैं, नई जंग नहीं शुरू करना चाहते, तो हो सकता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना सोचे। लेकिन अगर जारेड कुशनर और नेतन्याहू
से मुतासिर होकर के ऐसा कोई फैसला करें तो मुझे लगता है कि उन्हें बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने तकरीबन अपने हर शहर के नीचे एक फौजी शहर बसाया हुआ है और वहां से क्या क्या हथियार निकलेंगे कोई सोच भी नहीं सकता। एक रॉकेट के बारे में मैं बताऊं, रॉकेट लॉन्चर आमतौर पर जमीन पर खड़ा हुआ वो ट्रायंगल किस्म की एक चीज होती है। ईरान ने अपने कुछ इलाकों में ऐसे भी रॉकेट्स नस्ब किए हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं, जो जमीन पर कहीं नजर नहीं आते, जमीन के अंदर है वो, और वो जब उन्हें जरूरत होगी वो उनको फायर कर सकते हैं। वो एक मिसाल मैंने दी है, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे हथियार हैं, बहुत से हथियार वो हैं जिनका हमें भी इल्म नहीं है, दुनिया को किसी को इल्म नहीं है, लेकिन ऐसे हथियार हैं कि अभी ताजा जो खबरें बताई गई हैं कि न्यूक्लियर हथियार से भी कोई खतरनाक हथियार ईरान के पास है, तो उसके लिए ये लोग तैयार होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद काज़मी साहब हमसे बात करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह फिर हमें दूसरे मौजू पर हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नाज़रीन हमें इजाजत दीजिए। अगले इंटरव्यू में, अगले एपिसोड में फिर हम आपके साथ जो मोहम्मद अहमद काज़मी साहब को ले आएंगे और आपके सामने अपडेट पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शब खैर, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच।